नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे प्यारे भाई, एक क्लास आपका डिटेलिंग चल रहा है इकोनॉमी का, और दूसरा क्लास पिछले 25 वर्षों के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन हो, पीसीएस का क्वेश्चन हो, आरओ का क्वेश्चन हो, अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित पिछले 25 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन की हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जा करके डिटेलिंग वाला क्लास देख करके उसके बाद ये वाला क्लास आप देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। खैर, आते हैं हम लोग अपने एनालिसिस पर, और यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आधारित आज का क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना जरा, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो यहां पर कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम क्या कहते हैं, एसडीजी कहते हैं। तो मास्टर जब आपको पढ़ाया था डिटेल वाला, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि 2015 में यूएन की, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक होती है। क्या होती है बैठक? अब इस बैठक में 2015 में संयुक्त राष्ट्र या यूएन के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसको हमने क्या कहा, एसडीजी कहा। और इस 17 सतत विकास लक्ष्यों को कहा गया 2030 तक सभी देशों को इस लक्ष्यों को क्या करना है, प्राप्त करना है, सभी देशों को। अब उसमें भारत भी शामिल है। और इस 17 सतत विकास लक्ष्यों में कौन से लक्ष्य, जैसे गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, लैंगिक समानता हो गया, ये सब, इन सब पर काम करना है। मतलब कि गरीबी को खत्म करना है 2030 तक, भुखमरी को खत्म करना है 2030 तक, स्वास्थ्य को जो है बेहतर करना है 2030 तक, शिक्षा व्यवस्था को 100% साक्षरता लानी है 2030 तक। ये 17 सतत विकास ऐसे लक्ष्य हैं, और इसको कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। ऐसे कह रहा है कि भारत में जो एसडीजी है, इन 17 एसडीजी को कार्यान्वयन करने की नोडल एजेंसी भारत में कौन सी है? क्या वो योजना आयोग है, क्या विनिवेश आयोग है, क्या वो जो है नीति आयोग है, या फिर वित्त आयोग है? अभी समझना जरा। आपको पता होगा कि 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, योजना आयोग। और इस योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त। और इसी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके एक एजेंसी लाई जाती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नीति आयोग। और इसी नीति आयोग के द्वारा एसडीजी लक्ष्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है। और ये जो नोडल एजेंसी है एसडीजी लक्ष्यों की, वो क्या है, नीति आयोग है। मजे की बात है कि इस नीति आयोग का स्थापना कब किया गया, 2005 में। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो कोई बताएगा? अध्यक्ष कौन होता है? देश के पीएम साहब होते हैं, देश के प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ठीक ना। और यह सहकारी संघवाद पर आधारित संस्था है, सहकारी संघवाद पर आधारित संस्था है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप जान सकते हैं योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग का प्रावधान लाया गया। मजे की बात है कि इसके द्वारा कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। पहली जो रिपोर्ट है उसको आप समझ सकते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगर आपसे पूछे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, आपने बताना है कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित। दूसरा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय एमपीआई, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, आपको बताना है कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये बातें कुछ जो है नीति आयोग के बारे में आप समझ सकते हैं। योजना आयोग का जो गठन किया गया था, ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके भी जो अध्यक्ष होते थे वो देश के प्रधानमंत्री साहब होते थे। यहां पर दिया गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग आप जानते हैं कि यह एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है, और अनुच्छेद 280 के तहत हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं, हर 5वें वर्ष। और इतने समय तत्काल जो है, अगर मैं कहूं कि कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपने बताना है कि साहब अरविंद पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया, ये जो है 16वें वित्त आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और ये जो वित्त आयोग होता है, यह कैसी संस्था है, एक प्रकार की अर्ध न्यायिक संस्था है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक काम क्या करती है, तो ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे पर आधारित काम करती है, ठीक ना। ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो यह अपनी रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति महोदय साहब को सौंपेगी। किसको? राष्ट्रपति महोदय साहब को सौंपेगी। ये कुछ बातें आपको जो है ध्यान में रखना है पहले वाले क्वेश्चन से। तो इतनी सारी बातें हमने पहले वाले क्वेश्चन से कही। देखिए, मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं बता देना कि नीति आयोग इसका ऑप्शन होगा। अरे काहे भैया, आप आए हैं केवल नीति आयोग जानने, यहां बाकी और भी फैक्ट आपके रिवीजन हो जाए, ये मेरा अपना क्या है, एक प्रारंभिक उद्देश्य है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य, मतलब कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी,
क्या कह रहा है? सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो अगर आप क्लास डिटेल से किए होते तो आपको 17 सतत विकास लक्ष्य पूरी तरह याद होते। अब एक काम करना, जरा यहां पर आइए और 17 सतत विकास लक्ष्य पूरी तरह डिटेल से याद कर लीजिए। अगर मैं कहूं कि यहां पर एसडीजी और एसडीजी 1 में क्या है, तो आपने बताना है कि साहब एसडीजी 1 में क्या है, गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। क्या है? गरीबी उन्मूलन। दूसरा एसडीजी 2 में क्या है, गरीबी के बाद भूखमरी उन्मूलन की बात, गरीबी भूखमरी। 3 में क्या है, स्वास्थ्य। 4 में क्या है, शिक्षा। 4 में क्या है, शिक्षा। फिर 5 में क्या है, लैंगिक समानता। क्या है बाबू? लैंगिक समानता। 6 में क्या है, 6 में है स्वच्छता। स्वच्छता और स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है। 7 में क्या है, स्वच्छ ऊर्जा है। क्या है बाबू? आप बताओगे कि 7 में स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है ना। 8 में क्या है, 8 में है आर्थिक वृद्धि। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि है। 9 में क्या है, 9 में क्या है, तो उद्योग और नवाचार है। क्या है? उद्योग और नवाचार है। 10 में क्या है, एसडीजी 10 में क्या है, तो असमानताओं की कमी करना, मतलब कि असमानताओं की क्या करना, कमी करना। 11 में क्या है, धारणीय शहरी विकास। धारणीय शहरी विकास, शहरी विकास, ठीक है ना। धारणीय शहरी विकास, इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद 12 में क्या है, तो आपको बताना है कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। फिर उसके बाद 12 हो गया। 13 में लिखिए, 13 में क्या है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। 14 में क्या है, जल पर जीवन, जलीय जीवन या फिर जल में जीवन, ठीक है ना, जल में जीवन, जल में जीवन। फिर उसके बाद 15 में क्या है, तो 15 में है स्थल पर जीवन या स्थलीय जीवन कर सकते हैं आप, स्थलीय जीवन। 16 में क्या है, 16 में है शांति न्याय, इसको स्थापित करने वाली संस्थाएं। तो एक टोटल जो है 17 में उसको प्राप्त करने की बात की जाती है। तो ये टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। और ये 17 सतत विकास लक्ष्य आपसे पूछा, देखिए पहला वाला क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखेंगे तो पूछा है कि भाई पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन की बात किस एसडीजी में इसका प्रावधान किया गया है। तो अभी अभी मास्टर ने आपको बताया कि स्वच्छता और स्वच्छ जल कहां पर है, एसडीजी 6 में है। कहां पर बाबू, एसडीजी 6 में। अब आप एसडीजी 6 देखिए, ऑप्शन दिया है एसडीजी 6 में क्या है, स्वच्छता एवं स्वच्छ जल है। एसडीजी 8 में क्या है, तो यहां पर आर्थिक वृद्धि की बात की गई है। एसडीजी 7 में क्या है, स्वच्छ ऊर्जा मतलब कि ग्रीन एनर्जी की बात की गई है। एसडीजी 9 में क्या है, तो यहां पर उद्योगों नवाचार और उसके प्रबंधन की बात की गई है। तो ये सब सारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एमपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि भाई एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, अच्छा एसडीजी इंडिया इंडेक्स अभी हमने क्या बताया, एक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है ना। अब ये जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है उसमें कह रहा है कि एसडीजी 1, 2 और 9 एक क्या है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, क्या दर्शाते हैं। तो अभी अभी मास्टर ने बताया कि एसडीजी 1 में क्या है, गरीबी है। क्या है बाबू, गरीबी। 2 में क्या है, भूखमरी। 3 में क्या है, स्वास्थ्य। 4 में क्या है, शिक्षा। 5 में क्या है, लैंगिक समानता। 6 में क्या है, स्वच्छता एवं स्वच्छ जल। 7 में क्या है, स्वच्छ ऊर्जा। 8 में क्या है, आर्थिक वृद्धि। 9 में क्या है, उद्योग नवाचार। 10 में क्या है, असमानताओं की कमी। 11 में क्या है, शहरी आर्थिक विकास। 12 में क्या है, उपभोग और उत्पादन मतलब कि जिम्मेदारी के साथ। 13 में क्या है, जलवायु परिवर्तन। 14 में क्या है, जलीय जीवन। 15 में क्या है, स्थलीय जीवन। 16 में क्या है, शांति न्याय। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, एकदम जबान पे याद होनी चाहिए, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एसडीजी 1 में क्या है, गरीबी। एसडीजी 2 में क्या है, भूखमरी। क्या है बाबू, भूखमरी। उसके बाद 9 में क्या है, नवाचार, उद्योग और नवाचार। कर लीजिए, उद्योग नवाचार। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, कोई गरीब नहीं, कोई भूखमरी नहीं, कोई उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा नहीं। तो यही तो आपका है, यही तो आपका है, पहला ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, यूपीपीसीएस 2025 में का क्वेश्चन है।
एक भी ऐसा मर्तबा साल नहीं है जो कि आपसे एक क्वेश्चन एसडीजी को लेकर के ना पूछा गया हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार जाकर के डिटेलिंग देख लीजिए, वहां पर सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है। एसडीजी 1 में अभी मास्टर ने बताया क्या, गरीबी, गरीबी का उन्मूलन। एसडीजी 2, अब एसडीजी 2 यहीं पर लिख लीजिए, गरीबी के बाद क्या आएगा, भूखमरी, क्या आएगा, भूखमरी, ठीक है ना। और उसके बाद एसडीजी 3 में क्या आएगा, स्वास्थ्य आएगा, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य। और उसके बाद एसडीजी 4 में क्या आएगा, शिक्षा आएगा। एसडीजी 6 में क्या आएगा, स्वच्छता आएगा, क्या आएगा, स्वच्छता एवं स्वच्छ जल आएगा, स्वच्छता एवं स्वच्छ जल आएगा। ये सब सारी चीजें क्लियर। अब यहां पर मिला लीजिए, काहे का कि एसडीजी 1 कहां पर है, तो लक्ष्य 1 में क्या है, गरीबी, और गरीबी देख लीजिए यहां पर 3 से मिला लीजिए, ठीक है ना। एसडीजी 3 में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देख लीजिए कहां है, तो यहां पर आपको मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य जो है 3 से इसको मिला लीजिए। फिर उसके बाद शिक्षा, शिक्षा देख लीजिए कहां पर है, तो यहां पर आपको स्व शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिखाई पड़ेगा 2 में। फिर उसके बाद जो है स्वच्छ जल, इस 6 वाला स्वच्छ जल से मिला लीजिए, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी जो है यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक भी टाइम ऐसा नहीं है जहां पर क्वेश्चन आपको एसडीजी का ना दिखाई पड़े, ठीक है ना। एसडीजी 10, असमानताओं की कमी करना, असमानताओं की कमी करना, ठीक है ना। असमानताओं की कमी मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो असमानता है उसकी कमी करना, ये असमानताओं की कमी। अब यहां पर देख लीजिए असमानताओं की कमी 3 से मिला लीजिए। फिर उसके बाद एसडीजी 13, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन, क्या है बाबू, जलवायु परिवर्तन है, मिलाइए जरा, दिया है क्या ऑप्शन में, जलवायु परिवर्तन, लिख लीजिए, 1 नंबर से मिला लीजिए। फिर उसके बाद एसडीजी 14, देखिए 14 और 15 आपको याद रखने के लिए, आप जानते हैं कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो पहले 14 नंबर रखिए, तो पहले जब 14 नंबर रखेंगे तो यहां पर रखिएगा आप जलीय जीवन, क्या, जलीय जीवन। और 15 में उसके तुरंत बाद जो है आप स्थलीय जीवन रख दीजिए, क्या, स्थलीय जीवन। अब एक काम करिए, मिलाइए जरा, यहां पर जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन आप जो है 14 नंबर से मिला दीजिए, और उसके बाद जो है जमीन पर जीवन आप इसको 15 नंबर से मिला दीजिए, जलवायु परिवर्तन 13 नंबर से मिला दीजिए, और पानी के नीचे जीवन और असमानताओं की कमी इसको जो है 10 नंबर से मिला दीजिए। बात हुई क्लियर, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका यूपी राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है 2024 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर यह कह रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से स्थलीय जीवन, अभी बताया गया। अगर जलीय जीवन पूछे, क्या जलीय जीवन अगर आपसे पूछे तो आप कहां पर जाओगे, 14 नंबर पर जाओगे। आपसे अगर स्थलीय जीवन पूछे, क्या पूछे, स्थलीय जीवन पूछे, तो आप कहां पर जाओगे, इसके 1 नंबर बाद मतलब कि 15 नंबर पर जाओगे। यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। फिर वही कह रहा कि स्थलीय जीवन, लाइफ ऑफ लैंड, मतलब कि जो स्थल पर जीवन है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े, ससुरा कुछ भी हो, स्थलीय जीवन, ठीक है ना, पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय परिस्थिति तंत्रों की सुरक्षा करना, पुनर्स्थापना तथा जो है सतत उपयोग को बढ़ावा देना। तो एक कहां पर है, तो आप जो है एसडीजी 15 में मारोगे, कहां पर, एसडीजी 15। यहां पर क्या है, तो आपने बताना है कि यहां पर जलवायु परिवर्तन है, क्या है, जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्रवाई है, कहां पर, एसडीजी 13 में, ठीक है ना। एसडीजी 14 में क्या है, यहां पर जलीय जीवन, मतलब कि जल के भीतर जीवन, जलीय जीवन की बात की गई है, क्या, जलीय जीवन की बात की गई। एसडी 16, यहां पर शांति और न्याय की बात की गई है, शांति और न्याय की बात की गई है। ये सब सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे, राजस्थान पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 तक, लक्ष्य जो है 4, यहां पर एसडीजी 4 पूछ रहा है, एसडीजी 4 पूछ रहा है। और एसडीजी 4 में क्या है, आपको पता होगा कि एसडीजी 4 में जो है शिक्षा है। पहले में क्या है, पहले में क्या है, गरीबी। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, भूखमरी, गरीबी, भूखमरी। तीसरे में क्या है, तीसरे में स्वास्थ्य है, तीसरे में क्या है, स्वास्थ्य है। और चौथे में क्या है, आपका क्या आ गया, शिक्षा आ गया। अब यहां पर पूछ रहा है कि जो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है, कौन सा उपाय, कौन सा उपाय वह हम करें कि आवश्यक बन जाए, शिक्षा हमारी हासिल हो जाए। तो शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना, बिल्कुल, जितना हम शिक्षा को जो है आसान बनाएंगे, कम खर्चीला बनाएंगे, उतना जो है शिक्षा का लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। तो बात तो सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार तथा डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, भाई स्कूल का बुनियादी ढांचा अच्छा होगा तो भूकंप आने पर ससुरा वो गिरेगा नहीं, है ना। तो स्कूल का बुनियादी ढांचा बढ़िया होना चाहिए, पंखा लगना चाहिए, एसी लगना चाहिए, कूलर लगना चाहिए, और इसके अलावा डिजिटलाइजेशन उसमें होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, बच्चों को एआई सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को परंपरागत गुरुकुल नॉलेज नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं उनको एक नया नवाचार और एक नई दिशा का मोड़ दे दूं जो मास्टर से ही लड़ जाए, है ना।
जो किससे लड़ जाए, मास्टर से ही लड़ जाए भाई, तर्क वितर्क में वो अपना जीवन या काटे। ये नहीं कि मतलब कि मास्टर साहब नमस्ते या पैर छू करके वो आगे निकल जाए। कहेंगे मास्टर साहब भाई मारे हो, पूरा साला इंडिया खराब हो गया है तुम्हारी वजह से। जितने प्राइमरी और जो जितने सरकारी टीचर हैं सबसे मैं जलता हूं, सबसे मतलब कि सबसे जैसे जलन टाइप हो गई है कि इस इंडिया को बर्बाद करने के पीछे सबसे ज्यादा शिक्षक जिम्मेदार है। मतलब कि भारत के जो मानव पूंजी जो तैयार हो रही है, किसको आप तैयार कर रहे हो? प्राथमिक स्तर पर शिक्षक तैयार कर रहा है। और जाकर के उसको पूछिए कि उसको खुद नहीं आता है शिक्षक को, तो जाकर के क्या उसको पढ़ाएगा? मैं सारे शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं कि कुछ ही शिक्षकों की बात कर रहा हूं। माने हैं पूरा माहौल एकदम गंदा करके रख दिए हैं। यहां पर देखना जरा, तो ये जो है आपका जो है 1 2 नंबर आपका सही होगा। कृषि, अब भाई कृषि से थोड़ा शिक्षा बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि नहीं, तो आपका 1 और 2 नंबर होगा। 1 और 2 नंबर से आप क्या करोगे? आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलें आगे। तो देखिए आहत नहीं होना चाहिए किसी को, किसी बात को नहीं आहत होना है। शिक्षा व्यवस्था जब डैमेज है भाई आफ्टर मैथ नहीं मिल पाएगा, इसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। 60-70 हजार सैलरी रहेगी और उसका आफ्टर मैथ नहीं मिल पाएगा, 2 घंटे का भी काम नहीं हो पाएगा। सैलरी किसके जेब से जाती है? आम जनता की जेब से जा रही है ना। तो आम जनता की जब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दुख किसको होगा? दुख तो होगा। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ। ये जो है समृद्धि की सीमा, जिसको हम रोम ऑफ क्लब कहते हैं, 1972 में इसका आयोजन किया गया था। और कहा गया कि हमारे पास जो संसाधन है, भौतिक संसाधन है, सीमित है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो जनसंख्या तेजी से ग्रोथ हो रही है, हमारे पास भौतिक संसाधन सीमित है, कैसे हम सामंजस्य स्थापित करेंगे, कैसे संतुलन स्थापित करेंगे? और संतुलन स्थापित करेंगे इसके लिए लिमिट टू ग्रोथ। कहा गया कि ग्रोथ करिए लेकिन एक लिमिटेशन में, एक सीमा में। ये जो है रोम ऑफ क्लब 1972, ये सब आपको याद रखना है। तो ये कब आयोजित किया गया आपको बताना है कि रोम, ये जो है क्लब ऑफ रोम 1972 में आयोजित किया गया। अब इसको जो है हम लिमिट टू ग्रोथ, एक प्रकार की क्या है, रिपोर्ट है। ये क्या है? रिपोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको क्लब ऑफ रोम कहते हैं, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कहते हैं। यहां पर एक जो है जो जनसंख्या विस्फोट है या फिर जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी और जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, इनके मध्य संतुलन की बात की गई। इनके मध्य क्या बात की गई? संतुलन की बात की गई। और यहीं पर एसडीजी की अवधारणा जन्म लेती है, ठीक है ना। फिर यहां पर दिया है ब्रटलैंड आयोग। और ब्रटलैंड आयोग आपको पता होगा कि 1987 में ये जो है गठित किया गया था, ब्रटलैंड आयोग। यहां पर आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रटलैंड आयोग, ठीक है ना। WECD इसको कहा जाता है, ब्रटलैंड आयोग कहा जाता है, 1987 से संबंधित है। आवर कॉमन फ्यूचर, इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यहां पर एसडीजी की भाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है, ठीक है, व्याख्या की गई। बाकी यहां पर और क्या है, क्या एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है यह है आपके पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। मतलब कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इससे संबंधित है, ठीक है ना। इसको हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो रियो डी जेनेरियो या 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है, इसमें कई कॉन्सेप्ट लाए गए। एक कोप का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या लाया गया? COP, कोप का कॉन्सेप्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कहा जाता है। सारे देश मिलकर के किस पर बात करेंगे? UNCCC पर बात करेंगे। मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे। सारे देश उपस्थित होंगे, ये बात किया गया। फिर उसके बाद इसमें एक प्रावधान और लाया गया, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब कि मरुस्थलीकरण पर जो है बातचीत करने के लिए कोप आयोजित किया जाएगा। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? CBD कहते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको कहा जाता है। जैव विविधता पर कोप आयोजित किया जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, ये सब पूरा डिटेल से बताया गया डिटेल क्लास में। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्लब ऑफ रोम होगा 1972। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट, अरे वाह, पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क, ये पर्यावरण की पर्यावरणीय क्षति तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? अब एक चीज समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, यहां पर एक मैप, ऐसे एक ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अब यहां पर आप लिख लीजिए पर्यावरणीय क्षति, या फिर यहां पर लिख लीजिए DDP। क्या लिख लीजिए? GDP, ठीक है ना। या यहां पर ऐसे लिख लीजिए, यहां पर पर्यावरणीय क्षति लिख लीजिए, पर्यावरणीय क्षति लिख लीजिए, और यहां पर लिख लीजिए GDP, ठीक है। अब समझिए बात,
जीडीपी जैसे जैसे बढ़ता है पर्यावरणीय क्षति वैसे वैसे क्या होती है, बढ़ती है। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ता है पर्यावरणीय क्षति वैसे वैसे क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जीडीपी एक स्तर तक अपने हाई लेवल पर होता है, पर्यावरणीय क्षति भी अपने लेवल पर हाई लेवल पर होती है। लेकिन उसके बाद अगर जीडीपी बढ़ेगी फिर भी पर्यावरणीय क्षति नहीं बढ़ेगी और पर्यावरणीय क्षति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अमेरिका, जैसे क्या होता है यहां पर सीधी सी बात है कि आप औद्योगिक माध्यम से उत्पादन प्रक्रियाओं को पार्टिसिपेट कर रहे हैं या औद्योगिक संचालन कर रहे हैं, तो आपने जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग ठीक ठाक किया, नीचे से कोयला, डीजल, पेट्रोल देश का आपने निकाला और उसके बाद औद्योगिक गतिविधियों को आपने संचालित किया, आपके पास उत्पादन बढ़ा, आपके पास रोजगार बढ़ा, आपकी जीडीपी बढ़ी। तो साथ ही साथ जीडीपी बढ़ने के साथ साथ जो आपने जीवाश्म ईंधन में खर्च किया है उसका क्या, पर्यावरण दूषित होगा, तो पर्यावरण क्षति भी होगी। लेकिन समझिएगा जरा, आपने क्या किया कि तकनीकी इस्तेमाल भी करने लगे आप जो है ग्रीन एनर्जी का भी अब इस्तेमाल करने लगे, तो अब आपकी जो जीडीपी बढ़ रही है उससे पर्यावरणीय क्षति कम हो रही है। तो यहां पर जीडीपी तो बढ़ेगी बाद में एक स्तर बाद, लेकिन पर्यावरणीय क्षति क्या हो जाएगी, आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये उल्टा यू आकार का बन रहा है। क्या, उल्टा यू आकार का। भाई उल्टा ए यू आकार ऐसे होगा लेकिन ऐसे उल्टा बन रहा है। तो आप बताओगे कि साहब यहां पर जो ये जो कोऑर्डिनेट्स वर्क है पर्यावरणीय वो उल्टा यू आकार का होता है। ये आपका जो है ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। चले एक क्वेश्चन 2019 के यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है, 10 नंबर। निम्नलिखित में से दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बस इतना समझिए कि जो भी भौतिक संसाधन है, जो भी पर्यावरणीय संसाधन, भौतिक संसाधन समझ रहे हैं ना, जीवाश्म ईंधन, खनिज संसाधन, ये जो मछली है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो आपका स्वच्छ हवा है, इसको इतना ना खराब कर दीजिए, इतना उपयोग ना कर लीजिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी पाई ना पाए कि डीजल, पेट्रोल, ईंधन, कोयला, है ना, मछली और पेड़ पौधा। इसलिए मैं पेड़ पौधा कहता हूं कि पेड़ पौधे का जो है टाइम पीरियड कभी कभी 200-300 साल होता है। तो आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी काटिए मत उसको। तो भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए और विकेंद्री हमारी भावी पीढ़ी तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि भविष्य की पीढ़ियों की भी जरूरत को जो है समझौता नहीं करना चाहिए, उसकी भी जरूरत पूरी हो, हमारी भी जरूरत पूरी हो। क्योंकि अब अच्छा, कथन और कारण में क्योंकि लगा करके जवाब की तलाश की जाती है। तो यहां पर कह रहा क्योंकि एजेंडा 21 में विश्व के नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए। अरे नहीं भैया, 1992 में ये जो है एजेंडा 21 आया। और ये कब आया, ये 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में आया। कब आया बाबू, आपको बताना है कि ये पृथ्वी सम्मेलन में आया। इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन अभी याद करिए, कोप हमने बताया अभी याद करिए, यूएनसीसीसी बताया अभी याद करिए, यूएनसीसीडी आपने बताया अभी याद करिए, सीबीडी आपने बताया। तो ये सब किस में आता है, 1992 में आता है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21 उसमें घोषित किया गया, ठीक है ना। तो एक कुल मिला जुला करके गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन अपना देख लीजिए, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखना क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण का यह भी क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की महत्वपूर्ण सफलता है। कह रहा है कि वैश्विक सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब भारत में सतत विकास लक्ष्य हासिल हो जाए। बात सही है। जो भारत विश्व की 18% मतलब कि 17% लगभग 18% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, अगर उस देश में एसडीजी लक्ष्य हासिल हो जाए तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था, विश्व की जो एसडीजी लक्ष्य है वो भी लगभग सफलता के कगार पर रहेगी। वही कह रहा कि सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। बात सही है, क्योंकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। 18% मतलब 6वां हिस्सा निवास करता है, ठीक है ना। तो एक कारण और कथन इसकी व्याख्या कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि व्याख्या कौन सा कर रहा है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन कब पूछा गया, एक क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको हाई लेवल का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लो लेवल का दिखा ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना। लो लेवल मतलब कि चुटकी भर, मतलब कि कस देंगे, मसल देंगे, ससुरा उड़ जाएगा वो, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण। बात तो सही है, सतत विकास मानव के कल्याण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका जो है उपयोग कर सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का जो भौतिक संसाधन है वो भी मछली प्राप्त कर सकती है, खनिज संसाधन प्राप्त कर सकती है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त कर सकती है, पेड़ पौधे स्वच्छ हवा प्राप्त कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें
जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को भी क्या करती हैं, पूरी। मतलब कि हमारी तो जरूरतें पूरा ही करें, ऐसा नहीं कि हम पेटवा काट करके आगे जो है ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी जरूरत पूरा करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीज छोड़ें। तो इसको क्या कहता है, सतत विकास कहते हैं। और ये जो है क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है आंसर को। तो देख लीजिए व्याख्या कहां पे कर रहा है, तो आपका जो व्याख्या कर रहा है वो ए नंबर कर रहा है, ठीक है ना। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। बार बार चिल्लाए ससुरा, हम बताओ थे कि सतत विकास के बोले हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सतत विकास। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहां क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। मानव पूंजी क्या होती, समझिए बात। जैसे हम गरीब हैं, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम मर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब है, एक काम करिए सरकार को लाइए और सरकार से कहिए कि ये एकदम गरीब वंचित वर्ग है, ये इसके पास कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, दिमाग नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रहन सहन सही नहीं है। एक काम करिए, इसके ऊपर शिक्षा का फोकस करिए, इसका स्वास्थ्य बेहतर करिए और इसका रहन सहन बेहतर करिए, इसमें कुशलता लाइए। अब जब ये ढांचा जो तैयार होगा, शिक्षा पा करके, स्वास्थ्य पा करके, बेहतर न्यूट्रिशन पा करके, तो ये देश की जीडीपी में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मतलब कि जो मैं काम करूंगा वो हमारी पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और ह्यूमन कैपिटल जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक ठो एकदम लप्पू टाइप है, लप्पू टाइप। अब इसमें जो है ना तो शिक्षा है, ना तो स्वास्थ्य है, और ना ही जो है इसमें जो है सामाजिकता और नैतिकता है। अब इसमें जो है स्वास्थ्य भरा जा रहा है, इसका स्वास्थ्य पर फोकस किया जा रहा है, शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है इसके, तो ये मानव पूंजी तैयार हो रही है। तो देखना जरा, इस कौन सा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता। शिक्षा डालेगी, शिक्षा डालेगी, तो आपने बताना है कि बिल्कुल शिक्षा डालेगी, बिल्कुल डालेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य डालेगी, बिल्कुल डालेगी। प्रशिक्षण, कुशलता डालेगी, बिल्कुल डालेगी। सिंचाई, अरे ससुरा सिंचाई तो किसी क्षेत्र की बात है यार, ये कहां से आ गया। तो ये आरओ मेंस का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्वेश्चन सही होगा। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए जरा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है, मानव पूंजी से संबंधित है। बहुत मजेदार बात है, ह्यूमन कैपिटल से संबंधित। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य लाभ मिलता है। भविष्य में क्या मिलता है, लाभ। अरे भैया मानव पूंजी आप तैयार करोगे भविष्य में, तो वही जाकर के आपकी अर्थव्यवस्था और जीडीपी को मेंटेन करेगा, समझ रहे हैं ना। तो मानव पूंजी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के अधिक उत्पादन बनाते हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा, मानव पूंजी तैयार होगी और वह जो है मानव पूंजी बहुत उत्पादक होगी, वह जो है उत्पादन को क्या देगी, बढ़ावा देगी। बात सही है, इसकी व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। जो व्याख्या करेगा उस पर ले जाइए, ऑप्शन डी, ठीक है ना। यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। अब ये देखिए समावेशी विकास। तो समावेशी विकास में हमने क्या कहा था, एक ऐसा विकास जब जो है विकास के हर एक बिंदु को शामिल कर लिया जाए। मतलब कि विकास की धारा में बाहर, मतलब कि हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, ये जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग है, कौन है, मजदूर है, गरीब है, एससी है, एसटी है ना, कृषि है, उद्योग है। इन सारे क्षेत्रों को जब हम विकास की धारा की तरफ लाते हैं, विकास की धारा की तरफ लाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेशी समृद्धि कहते हैं। अब जरा पढ़िए, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या है, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का जो है विकास। अधोसंरचनात्मक मतलब कि आधारभूत संरचना बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कृषि का पुनरुद्धार होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कि आधिकारिक उपलब्धता, उपर्युक्त सभी मारिए, ठीक है ना। तो उपर्युक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन आपके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप देखे होंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आपका होगा, मैं थप्पा मार करके मोहर लगा करके देखता हूं, ठीक है ना। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आपका, अगर आपके इसके बाद क्वेश्चन आएगा तो 100% होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, पीवाईक्यू के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।